Hello students, my name is Ritu. Today in this video we will study the first poem of our English book First Flight. The name of the poem is Dust of Snow written by Robert Frost. बच्चों पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताती हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट एंड जितनी भी वो पोइट्री लिखते हैं वो डिपिक्ट करती हैं रियलिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की सच्चाई को. बिकॉज ही इज़ अ रियलिस्टिक पोइट, वो एक रियलिस्टिक पोइट है. वो लाइफ में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो, सफरिंग्स हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सोरो हो, इन सभी चीज़ों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में लिखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं. बच्चों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा दैट इफ़ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ और इफ़ इट रेन्स ऑन योर वेडिंग डे इट्स बिलीव टू बी अ बैड ओमेन. अगर कोई काली बिल्ली स्पेशली आपका रास्ता काट जाती है या फिर आपकी शादी वाले दिन बारिश हो जाती है, हमारे समाज में ऐसी कुछ बातें हैं लाइक दिस जिन्हें हम बुरा शकुन मानते हैं, बैड ओमेन माना जाता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इसी तरह इस पोएम में यूज़ हुए वर्ड क्रो को भी लोग बैड एमन यानी कि बैड ओमन मानते हैं. यह एक सिंबल है डेथ और डार्कनेस का. ऑल दिस वी बिलीव इन आवर सोसाइटी. ये सारी बातें हम समाज में मानते हैं, ये मान्यताएं चलती हैं हमारे समाज में. इसी तरह यहाँ एक और सिंबल यूज़ हुआ है हैमलॉक ट्री का. हैमलॉक ट्री को भी हम बैड ओमेन मानते हैं क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है. बच्चों ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जो सारे बिलीव दैट इज़ बैड ओमेन, बुरे शकुन जो हमने अपने आप बनाए हुए हैं उन्हें शैटर करना चाहते हैं. वो हमें बताना चाहते हैं कि ये सब गलत है. चलो बच्चों हम इस पोएम को समझते हैं. अब इस पोएम का टाइटल डस्ट ऑफ स्नो. बच्चों यहाँ डस्ट का मतलब रेत या फिर मिट्टी नहीं है. यहाँ डस्ट का मतलब है किसी चीज़ का गिरना या पोर होना, और वो चीज़ क्या है? स्नो. बच्चों यहाँ पोएट बता रहे हैं एक क्रो के बारे में जो कि हैमलॉक ट्री पर बैठा है. क्रो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रो एंड हैमलॉक ट्री ये दोनों ही सिंबल हैं डेथ, फियर, ग्लूम, सारी की सारी बैड वाइब्स का. क्रो को भी बैड ओमन मानते हैं एंड सिमिलरली हैमलॉक ट्री को भी हम बैड ओमन मानते हैं क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री है. All this shows that using crow and hemlock tree, poet wants to create द मूड ऑफ सैडनेस. जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टैंजा में ही बताया गया है, यूज़ किया गया है क्रो का और हैमलॉक ट्री का. हैमलॉक ट्री है एक जिस पर एक क्रो बैठा है. ये दोनों ही सिंबल है सैडनेस के. इसके थ्रू जो है पोएट ऐसा मूड क्रिएट करना चाहता है जो कि क्या है? सैडनेस का माहौल क्रिएट करना चाहता है पोएट ये सब यूज़ करके. क्योंकि अगर पोएट हैप्पीनेस, जॉय का मूड क्रिएट करना चाहता तो वो कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करता है इन प्लेस ऑफ क्रो एंड हैमलॉक. लेकिन यहाँ पोएट सैडनेस का माहौल क्रिएट करना चाहता है, तो इसीलिए पोएट ने क्रो और हैमलॉक ट्री का यूज़ किया है यहाँ पर. बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, दैट्स वाई इसे सैडनेस, सोरो से लिंक किया जाता है. और सिमिलरली क्रो को भी, क्योंकि क्रो एक बैड ओमेन समझा जाता है हमारे समाज में. यहाँ पर जो सीन पोएट क्रिएट कर रहा है वो डिस्पेयर का, सैडनेस का, ग्लूम का सीन क्रिएट करना चाहता है. यहाँ एक क्रो जो कि हैमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है और ट्री पर जो स्नो पड़ी है वो क्रो की मूवमेंट की वजह से हिलकर किसी तरह से पोएट, नीचे खड़े पोएट के ऊपर गिर जाती है. बच्चों यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो स्नो कैसे गिरी. मे बी क्रो के बैठने की वजह से वो ब्रांच या लीफ शेटर हुई और वो स्नो गिर गई, या फिर उसके उड़ने से. यहाँ पर क्रो की किस मूवमेंट से स्नो पोएट पर गिरी है इसका मेंशन इस पोएम में नहीं किया गया है. दैट मीन्स हमें नहीं बताया गया कि
स्नो गिरी कैसे, बस ये पता है कि क्रो के बैठने या उड़ने या किसी मूवमेंट की वजह से क्रो के स्नो जो है वो पोएट पर गिरी। फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि क्रो के एक्शन से स्नो के गिरने से पोएट के ऊपर क्या असर पड़ता है। इससे उसका मूड चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जो क्रो है जब वो शूट करता है स्नो पोएट पर, तो पोएट का मूड इस इंसिडेंट से चेंज हो जाता है। इस इंसिडेंट से पहले पोएट का मूड सैड होता है, पर इस इंसिडेंस के बाद जिस तरह से स्नो उसके ऊपर गिरती है, पोएट का मूड बदल जाता है और उसका मूड हैप्पी हो जाता है। दैट मीन्स पोएट की सैड फीलिंग हैप्पी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन सब से हमें समझ आया कि सैडनेस के एटमॉस्फेयर में क्रो के एक्शन ने पोएट के सैड मूड को चेंज कर दिया इन हैप्पी मूड। ये बच्चों आपको फर्स्ट स्टैंजा में समझाया गया है। यहाँ पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर बैड ओमेन के बीच में रहकर, दैट मीन्स बैड ओमेन मैंने आपको समझाया कि बैड ओमेन कौन है यहाँ पर, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। उसके बीच में रहकर पोएट का जो सैड मूड है वो हैप्पी मूड में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो दैट मीन्स हमें किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। यहाँ बच्चों बताया गया है कि उसका मूड किस प्रकार चेंज हुआ। पहले स्टैंजा में क्रो की मूवमेंट के बारे में बात की गई है और दूसरे स्टैंजा में उस पोएट के मूड को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है। ये चीज़ जो बुरी है और यह बुरा ही होगा, इसके साथ हमें ये अवधारणा ख़त्म करनी होगी। दैट मीन्स अगर हम कहें कि हमारा रास्ता काट लिया बिल्ली ने तो हमारा बुरा ही होगा, हमें ऐसा सोचकर नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा कि इस पोएम में पोएट के साथ हुआ। ठीक है, पोएट जो था वो बैड ओमन के बीच में रहकर उसका मूड ट्रांसफॉर्म हुआ। सो वी शुड हैव पॉजिटिविटी इन आवर माइंड। तो हमें अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये कंप्लीट पोएम की समरी है। दैट मीन्स आप एक बार उस पोएम को समझ लें, अच्छे से देख लें। मैं इसके साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूंगी। सो डू इट इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स।